हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम जीवन की मौलिक इकाई, हमारा जो चैप्टर 5 है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। देखिए, प्रीवियस वर्कशीट में हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। एक कोशिक बहुकोशिक क्या होते हैं ये हमने जाना। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम समझेंगे कि जो कोशिका है, ठीक है, उसको अलग अलग तरह के अगर विलयन में डाल दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसमें परिवर्तन होता है। दूसरा, कोशिका अंग किन्हें कहते हैं, ये सब हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए, जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। मूलभूत यानी बेसिक, और क्रियात्मक यानी जो सारे जो कार्य हैं शरीर के अंदर वो सारे कार्य करने में कौन सक्षम है, कोशिका। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव की कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। हर एक जीव के अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे कि हम वृद्धि करते हैं, हम शरीर से जो है हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं, उसके अलावा भोजन करते हैं, सांस लेते हैं। ये सारी क्या हैं, ये सारे हमारे शरीर के कुछ जो है विशिष्ट लक्षण हैं, कुछ हमारे शरीर के जैव क्रियाएं हैं। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। यानी प्रत्येक कोशिका में आपस में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उससे ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में पूर्ण होती हैं, संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कोशिका अंग कहा जाता है। यानी देखिए, कोशिका अंग यानी कोशिका के अंदर जो अंग हैं अलग अलग, उनको क्या कहेंगे, कोशिका अंग। और हर कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में क्या करता है, मदद करता है। तो कोशिका जो है क्या क्या है, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो बच्चों ये तीन जो है मेन कोशिका के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा क्या बताया हमने, केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। तो ये कुछ इस तरह से देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये केंद्रक है, और बाकी जो बच गया ये सारा कोशिका द्रव्य है, और इसी के अंदर सारे कोशिका अंग होते हैं। तो मेन कितने पार्ट हो गए, 3, 1, 2 और एक ये हो गया 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दीदी, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली यानी सबसे बाहरी जो आवरण होता है कोशिका का उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ज्ञान, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखिए, ये जो कोशिका की बाहरी परत है ये केवल बच्चों जो जरूरी पदार्थ होती है ना उन्हीं को आने जाने देती है, यानी सबको इसमें एंट्री ये अलाउ नहीं करती है। ये जो भी ये पहले चेक करती है कि ये पदार्थ जरूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी होता है तभी वो पदार्थ जो है वो अंदर बाहर उसको आने जाने देती है, और इसी गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं। अब हम समझेंगे, देखिए दो हमने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया है। विसरण और परासरण का मतलब क्या है। तो विसरण का मतलब होता है कि पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जो कि विसरण कहलाता है। जैसे आपने कमरे के कॉर्नर में धूप बत्ती लगा दी तो धीरे धीरे सारी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी उस कॉर्नर से, यानी कॉर्नर में ज़्यादा सांद्रता है जिसके कारण
धूप बत्ती पूरे कमरे में फैल गई तो कम ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो होगा ये क्या कहलाया, विसरण कहलाया। अब हम बात करते हैं परासरण की, तो दोनों में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। परासरण देखिए, कोशिका झिल्ली से जल का वितरण जो है विसरण क्या कहलाता है, परासरण। यानी पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो जब कोशिका झिल्ली, बीच में माध्यम होता है, बीच में एक तरह से आप कह सकते हो कि कोशिका झिल्ली से आता जाता है, तो उसको हम परासरण कहते हैं। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। अब ये इम्पोर्टेंट है कि विलयन की जो सांद्रता है जिसमें हम कोशिका को डाल रहे हैं उसकी सांद्रता का कोशिका पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए बच्चों विलयन, 3 प्रकार के। पहला है अल्प परासरण दाबी, समझना जरूरी है। अल्प का मतलब क्या है, कम। अल्प का मतलब क्या है, कम। तो अल्प परासरण दाबी, विलयन के अंदर कोशिका की अपेक्षा क्या होता है, जल जो है वो ज़्यादा होता है। यानी ये हमारे पास विलयन है, इसके अंदर जल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, जल कैसा है, ज़्यादा है। और इसके अंदर जो कोशिका है उसके अंदर जल जो है अपेक्षा कम है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो जल है वो क्या करेगा, वो कोशिका के अंदर जो है आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कोशिका फूलने लगेगी। इसको हम अंतः परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः परासरण। नेक्स्ट देखिए, यानी प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता हुआ जल अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने अंतः परासरण कहा। अब बात करते हैं सम परासरण दाबी। तो सम का मतलब क्या है, समान है, ठीक है, सम का मतलब क्या है, समान। तो जितना दाब कोशिका के अंदर है सांद्रता, उतना ही जो हमने विलयन लिया है दोनों में क्या है, बराबर है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना कोशिका का साइज है वो उतना ही रहेगा। तो अल्प परासरण दाबी में कोशिका फूल गई, सम परासरण में कोई परिवर्तन नहीं। अब बात करते हैं अति परासरण दाबी। अति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब है अत्यधिक, ज़्यादा। तो अति परासरण दाबी में विलयन में कोशिका की अपेक्षा जो है क्या होता है, कम जल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल है तो सांद्रता जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। तो क्या होगा कि कोशिका से जो है बाहर की तरफ ये जो पदार्थ है वो मूव करेगा और क्या होगा, कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाती है। इस प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कहाँ चले जाते हैं, कोशिका में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, पहला है सम परासरण दाबी, तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है अल्प परासरण दाबी, जिसमें कोशिका क्या हो गई, फूल गई, जैसे किशमिश जो है वो फूल जाती है। इसी तरह अति परासरण दाबी, जिसके अंदर जो क्या हो गया, कोशिका सिकुड़ जाती है, क्लियर। तो जो है ये क्या कहलाएगा, अति परासरण दाबी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली तो होती ही है, साथ ही उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली हो गई अंदर, और बाहर जिससे पौधे जो कठोर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कोशिका भित्ति के कारण। तो पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति तो सिकुड़ेगी नहीं। पादप कोशिका में परासरण द्वारा जब पानी की कमी होती है तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कुछ इस तरह से सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति तो कठोर होती है, वो सिकुड़ेगी नहीं, तो ये सारा का सारा जो है एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और जो इसके अंदर द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कुंचन यानी जो जीव द्रव्य है उसका सिकुड़ना, ठीक है स्टूडेंट। सब देखिए आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये जो है कोशिका है, अब देखिए ये यहाँ पे सिकुड़ना शुरू हो गई है, ठीक है, ये किनारे छोड़ दिए और इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। पहला प्रश्न दिया गया है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली का महत्व। तो देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली,
ये कोशिका की बाहरी परत है और यह ज़रूरत वाले पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, अतः इसे चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, जीव द्रव्य की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको चित्र सहित इसकी व्याख्या करनी है, किसकी? जीव द्रव्य कुंचन की। तो पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। तो इसमें आप ये चित्र भी जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये चित्र आप इसमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बना सकते हो, जिसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है जीव द्रव्य कुंचन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, कोशिका का कौन सा भाग वो पारगम्य है? तो कौन सा भाग पारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है। वो भाग पारगम्य है जो कि कुछ चयनित पदार्थों को ही अपने अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने देता है। प्रश्न 4 है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दावी विलयन में रखने पर क्या बदलाव होंगे और क्यों? तो जब हम इसमें क्या होगा? अल्प परासरण दावी विलयन है तो इसमें अंत्य परासरण हो जाएगा और किशमिश व लाल रक्त कोशिका क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।